हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। But before starting the session, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. स्टूडेंट्स, आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक अभिन्न अंग बन गया है और इसके अभाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समृद्धिपूर्ण एवं शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास विश्व समाज की कहीं ना कहीं आवश्यकता बन गया है। तो एक प्रश्न सहज उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वास्तव में क्या है और इसके संबंध में ऐसी क्या भूमिका रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स लॉरिमर को है। इसका अभिप्राय ये है कि जेम्स लॉरिमर ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उन्होंने इस पद का प्रयोग 18 मई 1867 18 मई 1867 को अपने एक भाषण में किया था तथा 1871 में अपने एक निबंध में उन्होंने इसका प्रयोग किया तथा इस प्रकाशित निबंध का नाम था अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना एवं सूत्र। इसके अतिरिक्त 1907 में इस शब्द का प्रयोग वॉल्टर शुकिंग के द्वारा किया गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही जो समाज था वो इन सब शब्दों से परिचित था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ और द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने इस शब्द को सर्वव्यापी स्वरूप प्रदान किया। अपने विकास क्रम में इसने विभिन्न रूप धारण किए। उदाहरण के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी युग में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यानी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे इन्होंने व्यावहारिक प्रगति नहीं की वरन सैद्धांतिक योजनाएं अधिक प्रस्तुत की या ये कहें कि सैद्धांतिक योजनाएं अधिक महत्वपूर्ण रहीं। तो दूसरे समय में या दूसरे युग में सम्मेलन एवं कॉन्सर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बहुत तेज़ी से किए गए और उनमें बहुत अधिक विकास हुआ। या किसी समय में प्रशासन के लिए कुछ संस्थाओं एवं अभिकरणों का निर्माण किया गया तथा कभी इनके विवादों के निपटारे के संबंध में शांतिपूर्ण समाधान सुझाए गए, जैसे मध्यस्थता है, वार्ता है, बीच बचाव है, जांच आयोग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विकास में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा उसके विधिक कार्यों एवं दायित्वों के संदर्भ में की जाती है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा समझौते की व्यवस्था को या सहयोगात्मक व्यवस्था को प्रमुख माना जाता है और इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आधारभूत भूमिका के संबंध में भी देख समझ सकते हैं। विश्व समुदाय के अनेक राज्यों एवं राष्ट्रों के संबंध में भी ये महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि विश्व समुदाय के अनेक राज्य अनेक कारणों से अपने औपनिवेशिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी भिन्न है। इनमें जातीयगत विभिन्नता पाई जाती है। धर्म, नस्ल और भाषा, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, गठन और आप कह सकते हैं कि जीवन पद्धति, जीवन दृष्टि के आधार पर भी विभिन्न अंतर दिखाई देते हैं तथा इन विभिन्नताओं के चलते इन राज्यों में अलग अलग आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। इनके अलग अलग हित होते हैं। ये विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों में व्यक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों के मध्य यदि कोई अंतर्विरोध ना भी हो तो उनमें विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि इनमें तालमेल बैठाने के लिए, इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए विभिन्न संस्थाओं का होना भी अनिवार्य है, जिन्हें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख समझ सकते हैं। बीपी पॉटर ने इस संबंध में कहा है कि इन संस्थाओं की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग इत्यादि कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहे रूप, आकार तथा उद्देश्य के आधार पर विभिन्न हो, लेकिन इनके मूल में वही भावना काम करती है जिससे कि मानव समाज का हित संभव हो सके तथा मानव समाज को संघर्षों से दूर हटाया जा सके।
तथा ऐसे संगठनों का निर्माण करते समय सदस्य राज्य अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखते हैं और संगठन को ऐसे प्रयोजनों से प्रभावित होकर हर प्रकार की संभव सहायता देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संप्रभु राज्यों के मध्य सामान्यतः एक आधारभूत समझौते द्वारा सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। यह राष्ट्रों के एकीकृत समुदाय को परिलक्षित करता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि संप्रभु राज्यों के उस औपचारिक समूह को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संज्ञा दी जाती है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों अस्तित्व में आए तथा इनका निर्माण, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनका निर्माण कुछ निर्दिष्ट या विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में रखकर ही किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कई विद्वानों ने, कई राजनीतिक जो विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है। इनमें पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल राइटर शीवर एवं हेविलैंड का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के मध्य स्थापित उस सहकारी व्यवस्था को कहते हैं जिसकी स्थापना परस्पर कुछ लाभप्रद कार्यों को नियमित बैठकों के द्वारा एवं स्टाफ के जरिए पूरा करने के लिए सामान्यतः एक आधारभूत समझौते द्वारा की जाती है। तो इस तरह से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही हैं जिनके माध्यम से सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्थायी अभिकरणों को अधिकार एवं दायित्व दिए जाते हैं और इनके माध्यम से इनके राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि भी होती है। In the briefest form possible, it can be defined as any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement to perform some mutually advantageous function implemented through period meeting and staff activities. चार्ल्स लर्च ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को डिफाइन किया है कि कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित किए गए राष्ट्रों के औपचारिक समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहे जा सकते हैं। स्वरूप की विभिन्नता के बावजूद उनका उदय समान प्रेरक तत्वों से होता है और उनके दर्शन तथा संगठन में महत्वपूर्ण समानता पाई जाती है। जबकि जो शुमा नाम के राइटर हैं, शुमा ने इस संबंध में अपने विचारों को कुछ इस तरह से व्यक्त किया है कि राष्ट्रों का कोई भी समुदाय अब तक सिवाय अपने सदस्यों को पराजित करके एक विश्व राज्य में मिलाने के अलावा अपने सदस्यों को स्वैच्छिक रूप से एक यूनियन के रूप में बनाने के बजाय तथा इसके अतिरिक्त एक सामान्य शासन तक प्राप्त नहीं कर पाया है। इसकी प्रकृति कुछ इस तरह से है कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार इन्हें माना नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ही संज्ञा दी जा सकती है या इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहना ही अधिक उपयुक्त है। तो इन्होंने कुछ इस तरह से इसको डिफाइन किया है। जबकि जो पॉलिटिकल थिंकर इंगेल्टन है, इन्होंने इस संबंध में कुछ अधिक सार्थक विचारों को प्रस्तुत किया है। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र राज्यों का वह संगठित औपचारिक समूह है जिसकी स्थापना विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समान कल्याण में वृद्धि करने के लिए की जाती है। इन डेफिनेशंस का यदि हम एनालिसिस करें तो इस आधार पर हम एक अलग दृष्टिकोण निकाल सकते हैं या ये कहें कि सार्थक दृष्टिकोण बना सकते हैं। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि इन संगठनों की स्थापना पारस्परिक आर्थिक निर्भरता, सांस्कृतिक एकता, संचार व्यवस्था में प्रगति, सुरक्षा की प्राप्ति तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। पॉटर महोदय यही मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य संचार समझौते को संचालित करना है, सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना है, राष्ट्रीय नीतियों, राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय नीति के साथ समन्वय किया जा सके, कुछ इस तरह से प्रयत्नशील रहना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रीय राज्यों की उस स्थिति की पूर्व कल्पना करते हैं जिसके आधार पर वे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तथा अपनी सीमाओं को या ये कहें कि सीमाओं से बाहर होने वाली घटनाओं के संबंध में भी प्रभावित होते रहते हैं। ये सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। यदि संपूर्ण विश्व एक अधिराज्य का रूप ग्रहण कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता नहीं रहेगी।
लेकिन आधुनिक संदर्भों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विशेष महत्व है, इनका विशेष अर्थ है और इसकी स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्व शांति, विश्व सुरक्षा तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए की गई है, जिसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशेषताओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अध्ययन की दृष्टि से ये उपयोगी हैं। इनमें जो प्रथम विशेषता है वो ये है कि संगठन के नाम और उनके संविधान के नाम में इसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक संगठन का अपना एक विशेष नाम होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, उसका नाम राष्ट्र संघ रखा गया, यानी लीग ऑफ नेशंस रखा गया। यह नामकरण अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के मस्तिष्क की उपस्थिति तथा राष्ट्र संघ की समाप्ति के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ नामक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका जन्म हुआ और यह नामकरण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अपना अलग अलग विधान होता है और इन विधानों के आधार पर इनको उनके अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे राष्ट्र संघ के विधान को संविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को चार्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो अगली विशेषता है वो इसके कार्यालय से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अपना एक कार्यालय होता है। यह एक विशेष स्थान पर अवस्थित होता है तथा इसके कुछ विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया जाता है जो कि कार्यों के संगठन के विधान की दृष्टि से आवश्यक है। इसी तरह से सदस्यता के संबंध में यदि हम चर्चा करें, यह भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या ये कहें कि स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें संप्रभु राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य होते हैं, यानी वे राज्य जिनके पास संप्रभुता है वे इसके सदस्य बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण करने वाले राज्य उनके प्रारंभिक सदस्य होते हैं। इसी तरह से संरचना के संबंध में यदि हम चर्चा करें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो स्ट्रक्चर है या संरचना है वह अनेक अंगों से मिलकर निर्मित होता है। ये प्रायः दो प्रकार के अंग होते हैं, या ये कहें कि इसमें दो प्रकार के अंग जनरली पाए जाते हैं, एक तो मुख्य और दूसरा गौण। प्रमुख अंगों में सभा या परिषद एवं सचिवालय इत्यादि होते हैं। सभा संगठन की प्रतिनिधि संस्था होती है जिसमें संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और सामान्यतः विचार विमर्श करने वाली ये संस्था होती है। इसमें सदस्य राज्यों को अपनी सिफारिशें भेजी जाती हैं और हम कह सकते हैं कि इनकी बैठकें एक निश्चित अवधि के बाद होती हैं, एक निश्चित समय सीमा होती है। परिषद संगठन की कार्यकारिणी संस्था होती है उसकी सदस्यता सीमित होती है। परिषद में महान शक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। इनका प्रमुख अंग सचिवालय होता है और जिसका प्रधान महासचिव होता है, उसके अधीन अन्य कर्मचारी होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह संगठन एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसी तरह से मतदान प्रक्रिया के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होता है। निर्णय साधारणतः बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाली सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्य राज्य अपने विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करते हैं और इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।